नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं समीक्षा बैठक। सीएम आवास में समीक्षा बैठक चल रही है। कोविड-19 की रोकथाम और बचाव कार्य को लेकर बैठक जारी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है समीक्षा बैठक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोरोना को लेकर कोविड-19 की रोकथाम और बचाव कार्य को लेकर ये बैठक चल रही है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी भी शामिल हुए। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बचाव कार्य को लेकर कैसे काम किया जाए उसको लेकर सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत हो रही है। उसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी भी शामिल हुए हैं ताकि उनसे भी जानकारी ली जा सके कि आखिर उनके जिले में किस तरह का हाल चल रहा है, क्या हालात है और उसको लेकर आगे कैसे कार्य होना चाहिए, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। सीएम आवास पर चल रही है समीक्षा बैठक जिसमें जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। उसी के साथ कोविड-19 जो है रोकथाम और बचाव कार्य को लेकर कोविड-19 की रोकथाम और बचाव कार्य को लेकर सभी जो है संबंधित अधिकारी भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। सभी विभागों के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, मंथन कर विचार कर आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर विराम लगाया जा सके, कैसे बचाव कार्य होने चाहिए, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। बताते चले लगातार अगर उत्तराखंड की बात करें तो बीच में जब देखा था कुछ समय पहले तो जो आंकड़े थे वो थमते नजर आए। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते ग्राफ में तेजी आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, समीक्षा बैठक चल रही है, जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद है, आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो कोविड-19 को लेकर क्या कुछ चर्चा बैठक में? देखिए अर्चना, इस वक्त अभी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है और तमाम जिलों के जिलाधिकारी, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित हैं। अभी थोड़ी देर में ये बैठक समाप्त होगी तो उसके बाद विस्तृत रूप से जानकारी मिल पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के इस समीक्षा बैठक में कोरोना से बचाव और डेंगू से बचाव को लेकर के समीक्षाएं की जा रही है और इस बैठक में जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार की तरफ से कुछ और सख्ताई जो है वो बढ़ती जा सकती है। जिस तरीके से कोविड के केसेस अर्चना बढ़ रहे हैं और कई लोगों में जो है लापरवाही देखने को मिल रही है, तो सरकार की तरफ से और भी सख्त आदेश जो है वो जारी हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरीके से जो पुलिसकर्मी है अगर चालान काटते तो उसके बाद जो है उनको मास्क दिए जाए तमाम लोगों को जिनके भी चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो मास्क पहनने की अनिवार्यता है, इसके अलावा भी तमाम जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। के साथ ही जिलों में किस किस तरह की स्थिति है और क्या कुछ जिला प्रशासन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, तो इन सब चीजों को लेकर के अर्चना अभी समीक्षा बैठक चल रही है। तो विशेष रूप से जानकारी जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक समाप्ति की बात देंगे। ठीक है अंकित, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं साप्ताहिक बंदी रखी गई थी और उसमें सैनिटाइजेशन का काम भी सही तरीके से होता रहा, तमाम चीजों को बंद रखा गया जरूरी सेवाओं के अलावा। अब क्या लगता है जिस तरह से आगे अभी बैठक होगी तो उसमें और बहुत सारी चीजें एड ऑन की जाएंगी क्या, या फिर यूं कहते हैं कि जो साप्ताहिक बंदी थी उसको बंद कर अब कोरोना को देखते हुए और ज्यादा जो है वहां पर सख्ती रखी जा सकती है? देखिए फिलहाल मुख्यमंत्री इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि जो साप्ताहिक बंदी रखी गई थी उससे किस तरीके के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षाएं की जा रही है। और इसके अलावा हालांकि बड़े वृहद स्तर पर तो सरकार कुछ भी बंदी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार अनलॉक की तरफ अर्चना आगे बढ़ चुकी है। तो अनलॉक के तहत सभी चीजों को खोला जा रहा है, लेकिन साप्ताहिक बंदी के तहत जो सख्ताई है उसको और बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो जरूरी आवश्यक सेवाएं हैं उसको छोड़कर के फिलहाल सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से जो कोरोना के जो संक्रमण फैल रहा है इसकी रोकथाम की जा सके। इसको लेकर के अभी मंथन चल रहा है और मंथन के बाद किस तरीके से उसमें आगे सरकार कार्रवाई करेगी इस बारे में बातचीत उसके बैठक समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया को देंगे। लेकिन सरकार जरूर ये चाहती है कि किसी भी तरीके से कोविड-19 के जो नियम है उसका सख्ताई से पालन किया जा सके, जो लोग नहीं मान रहे उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा पुलिस प्रशासन या अन्य जो सामाजिक संगठन है
उनकी तरफ से भी जो मास्क है या जो सैनिटाइजर है उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है अंकित, आप बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास। चलिए खबर में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से एक और जानकारी, हरदा ने किया माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन। आज मसूरी रोड स्थित आवास में दोपहर 2 बजे शुरू होगी प्रतियोगिता। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। हरदा ने माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया है और 5 मिनट में सर्वाधिक माल्टा खाने वाले को सम्मानित किया जाएगा। माल्टा को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर जो है माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला सीधा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या खास इसमें रहेगा और क्या वजह इस प्रतियोगिता की? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार इस तरीके के कार्यक्रम अर्चना करते रहते हैं। कभी वो पहाड़ी ककड़ी को लेकर के और भी अन्य जो भी हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं उनको लेकर के लगातार उनके इस तरीके के कार्य रहते हैं। और अब इसी के तहत हरीश रावत की ओर से माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज दोपहर करीब 2 बजे ये प्रतियोगिता उनके मसूरी रोड स्थित आवास पर शुरू होने वाली है। हालांकि कोविड की वजह से बड़ी संख्या में तो लोगों की उपस्थिति इसमें दर्ज नहीं हो पाएगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उनकी ओर से लगातार इस तरीके का प्रयास रहता है कि जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिले। और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से भी ये अपील करी है कि माल्टा का जो समर्थन मूल्य है सरकार उसको तय करे। किसी भी तरीके से जो राज्य के जो पहाड़ी उत्पाद है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है और सरकार इस तरफ कदम बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है उसकी भी रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद मिलेगी। तो आज इन सब के बीच में हरीश रावत के आवास पर माल्टा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जो 5 मिनट में सबसे अधिक माल्टा खा करके खाएगा उसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा भी जो प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे उनको भी जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जो विजेता जो सर्टिफिकेट है वो भी दिए जाएंगे। ठीक है अंकित, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है उसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं, क्या इस प्रतियोगिता की प्रक्रिया रहेगी, उसको लेकर भी जानकारी अंकित? देखिए अर्चना, इसमें कौन कौन लोग अभी उपस्थित होंगे इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम उपस्थित रहेगा। तो अगर हम पहले के कार्यक्रमों में देखें तो जब उन्होंने हरीश रावत की ओर से देहरादून में आम की प्रतियोगिता करी थी या और भी कई प्रतियोगिता करी थी तो उसमें भी बीजेपी के भी कई लोग शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद उस कार्यक्रम में आए थे। तो आज के इस कार्यक्रम में चूंकि कोविड काल है तो ऐसे में किन किन लोगों की उपस्थिति होगी ये कार्यक्रम के दौरान ही बता पाना संभव होगा। लेकिन हरीश रावत की तरफ से कई सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को भी निमंत्रण दिए गए हैं, साथ ही आम लोगों से भी इसमें जवाब मांगे गए हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र 21 दिसंबर से 3 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी विधानसभा सत्र के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इससे पहले 23 सितंबर को एक दिन का सत्र आयोजित किया गया था। एक दिन के सत्र को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे, तो वहीं इस बार भी शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र 21 दिसंबर से 3 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी विधानसभा सत्र के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। विधानसभा सत्र के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछला विधानसभा सत्र कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न किया गया था। वहीं इस बार भी सामाजिक दूरी और अन्य सतर्कता बरतने जाने की तैयारियां की जा रही हैं। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सत्र की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस बार भी सत्र के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। सभा मंडप में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 29 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि 11 विधायक दीर्घाओं में बैठेंगे और शेष 30 विधायकों के बैठने की व्यवस्था हॉल नंबर 107 में की गई है। सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा।
आज कोरोना जैसी महामारी से बचने का एकमात्र उपाय उसका सावधानी है। तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार हाथ सैनिटाइज करना, मुंह पे मास्क लगा के रखना, ये सभी लोग जानते हैं और कर भी रहे हैं। उसी तरह से हमने व्यवस्था की है कि जैसे आप सदन में प्रवेश करेंगे तो आपको मास्क लगा के आना है, सैनिटाइज हाथ करते रहना है, और जब अंदर आप प्रवेश करेंगे सदन में, यानी कि जो हमारा मंडप है जहां कभी हम सारे लोग बैठते थे, वहां अब हमने माननीय विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए अपने मंडप में 29 लोगों की व्यवस्था की है बैठने की। 11 लोग हमारे जो दीर्घाएं हैं 3, उसमें 11 लोगों में बैठने की व्यवस्था की है। शेष जो 30 लोग हैं उनकी बैठने की व्यवस्था कक्ष नंबर 107 में, जो कभी बहुत छोटा होता था, वहां 3 कक्षों को तोड़ के एक हॉल का रूप दिया है जिसमें 30 लोगों को बैठने की हमने व्यवस्था की है। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी सत्र की अवधि को लेकर असंतुष्ट नजर आ रहा है। पिछली बार कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार ने 23 सितंबर को 1 दिन का सत्र आयोजित किया था। उस समय भी विपक्ष ने 1 दिन के सत्र पर कई सवाल खड़े किए थे और इस बार भी 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष सभी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा न हो पाने का तर्क दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार मुद्दों से बचने के लिए सत्र की अवधि कम कर दी है। पिछली बार भी सरकार ने केवल 1 दिन का सत्र आयोजित किया था और इस बार भी 3 दिन के विधानसभा सत्र में सभी विधायक अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को सदन में नहीं उठा पाएंगे। वहीं विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष ने भी करारा जवाब दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन के बाहर हो या अंदर विपक्ष ने कभी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष अगर 3 दिन के समय का भी सदुपयोग करे तो बहुत से मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन विपक्ष ने केवल सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े करने का मन बनाया हुआ है। इसलिए सत्र चाहे 3 दिन का हो या 30 दिन का, कांग्रेस की तरफ से कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं रहने वाला है। इतने मुद्दे इस सरकार ने दे दिए हैं और उसी के डर के मारे ये लोग सत्र पूरा चलने नहीं देते। हमेशा आपने देखा होगा 3 दिन के सत्र को 1 दिन में तब्दील कर लिया जाता है और अभी भी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, अगर वो अपनी बात विधानसभा के पटल पर नहीं रखेंगे, अपने जनता की समस्याओं को नहीं रखेंगे, तो फिर कहाँ रखेंगे। एक विधायक इसी दिन का इंतजार करता है कि वो विधानसभा के पटल पर अपनी समस्याएं, क्षेत्र की समस्याएं रख सके, लेकिन 3 दिन का समय 70 विधायकों के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कम पड़ेगा अभी भी, क्योंकि जन विरोधी जो इन्होंने निर्णय लिए हैं पहले तो उन पर बात होगी। कांग्रेस को केवल आलोचना करनी है और 3 दिन के सत्र में भी कांग्रेस कुछ करेगी नहीं, वो केवल हल्ला करेगी और किसी प्रकार से भी जो उसकी रचनात्मक भूमिका विपक्ष के नाते होनी चाहिए, सदन के बाहर भी और अंदर भी, वो उसमें असफल रही है और जो हालात हैं उसमें वो असफल ही रहेगी। तो 3 दिन के समय का सदुपयोग अगर कांग्रेस करे तो निश्चित तौर पर बहुत से विषय जो हैं उनकी चर्चा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अगर यही ठाना हुआ है कि उनको विरोधी करना है तो ऐसे में 3 दिन का हो चाहे 30 दिन का हो, कांग्रेस की कोई सकारात्मक योगदान की स्थिति रहने वाली नहीं है। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कितना असहज करती है और सरकार किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देती है, ये देखने वाली बात रहेगी। 21 दिसंबर से शुरू हो रहा 3 दिवसीय विधानसभा सत्र कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 23 सितंबर को 1 दिन का सत्र आयोजित किया गया था। कोरोना संक्रमण के दौर में यह सत्र प्रदेश सरकार को मजबूरी में आयोजित करना पड़ा था। गैरसैंण सत्र के 6 माह 25 सितंबर को पूरे हो रहे थे और 6 माह से पहले सत्र का आयोजन सरकार को भी करना था। वहीं इस बार सत्र का आयोजन 3 दिन का है और इस बार भी सरकार को मजबूरी में ही सत्र का आयोजन कराना पड़ रहा है। सरकार को अनुपूरक बजट की जरूरत है। देहरादून से चंद्रमोहन की रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए खबरों में पढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड आज उत्तराखंड में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड आज उत्तराखंड में दिल्ली के डिप्टी सीएम के जो है मनीष सिसोदिया गंगा आरती में शामिल होंगे। मनीष सिसोदिया 19 तारीख को देहरादून के दौरे पर रहेंगे। सिसोदिया 2022 के चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। तो लगातार अपना वजूद बनाने के लिए
उत्तराखंड में लगातार आम आदमी पार्टी भी काम कर रही है और उसी को लेकर 2022 के चुनाव की रणनीति को लेकर भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचेंगे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तराखंड पुलिस में नए साल पर पहाड़ के 9 जिलों में तैनात हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर के पुलिस जवानों को साप्ताहिक अवकाश का तोहफा मिलने जा रहा है। 1 जनवरी से उत्तराखंड पुलिस ने 9 जिलों में तैनात पुलिस जवानों के लिए साप्ताहिक अवकाश देने की बात कही है, जिसके लिए सभी 9 जनपदों के पुलिस कप्तान के साथ बातचीत के बाद जनवरी से इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जिससे तमाम पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ का लाभ मिल सकेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि इमरजेंसी के समय पर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। वीकली ऑफ की व्यवस्था के लिए इस तरीके के प्रावधान भी किए गए हैं। दरअसल राज्य में पुलिस के कामकाज को देखते हुए इस साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था को खुद पुलिस महानिदेशक ने गंभीरता से लेते हुए इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही है। देखिए, प्रयोग के तौर पे हम ऊपर के 9 जिलों में इसको लागू करने की सोच रहे हैं और अगर सभी कुछ हमने फीडबैक मांगा है, सब कुछ सही आया तो 1 जनवरी से लागू करेंगे। ठीक है। और उसमें ये होगा कि जो थाना चौकी है वो 7 दिन खुलती है, ऑल 365 डेज, तो उसमें कोई ऑफ नहीं होता, हमेशा उनकी ड्यूटी लगती है। तो हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिसमें उसको ड्यूटी जो लगाई जाती है हमारे ऑफिस स्टाफ द्वारा, वो 1 दिन की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, किंतु इमरजेंसी में उसे फिर भी बुलाया जा सकता है। कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कुछ और बड़ी ड्यूटी पड़ जाए, तो अदरवाइज नॉर्मल टाइम्स में उसका 1 दिन का हफ्ते में रोस्टर से किसी को संडे को छुट्टी मिल जाएगी, किसी को मंडे को, किसी को वेडनेसडे, इस तरह से ये सिस्टम है। गदरपुर में कैबिनेट मंत्री के काफिले को रोककर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की गाड़ी के ऊपर चूड़ियां फेंककर किसान बिल का विरोध जताया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम ग्रोवर और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा इस तरह से किसान बिल का विरोध किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सादगी के साथ अपना वाहन रोककर गाड़ी के शीशे नीचे कर हाथ जोड़ते हुए कांग्रेसी दोनों नेताओं को अभिवादन किया है। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि किसान बिल किसानों के हित में है, किसानों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो आंदोलन को उकसाने का काम कर रहे हैं, हमारे भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे विपक्ष के लोग जिन्होंने देश को खोखला करने का काम किया, मैं उनकी निंदा करता हूं। और किसान भाई जो आंदोलन में है या नहीं है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, वो हमारे अपने लोग हैं। मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं कि विपक्ष के बहकावे में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं मसूरी में एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में बोलने से रोकने की कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के राज में सीमाओं पर देश, चीन और पाकिस्तान घुसपैठ करके कब्जा कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से पीएम केयर फंड में चंदा लेने वाली पीएम मोदी सरकार का हर फैसला और कारनामा ना तो हमारे जवानों के हित में है और ना हमारे किसानों के हित में है। सरकार के गलत फैसलों के कारण सीमाओं पर जवान मर रहे हैं और देश के अंदर किसान मर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार किसानों के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ संघर्ष में शामिल रही। मुकेश केमवाल जी हैं, तो आज बहुत लंबे अंतराल के बाद जो जनरल बिपिन रावत घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।